हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको मैं करवाने वाली हूँ डीएमएस का यूनिट 2। तो ये जो यूनिट 2 है ना, ये अभी बहुत मतलब कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि पार्ट 2 डाल दो उस वाली वीडियो का। सो पार्ट 2 मैं आज डाल दूंगी, बट नॉर्मलाइजेशन वाला पार्ट आई गेस मैं नहीं करवा पाऊंगी। तो मैं इसको भी दो पार्ट्स में, यूनिट 2 दो पार्ट में अपलोड होगी। एक में नॉर्मलाइजेशन से पहले तक का सारा होगा, एंड नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है और उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो वो वीडियो या तो मैं कल अपलोड करूंगी या फिर अ, हो सकता है कि बाद में अपलोड करूँ, डिपेंड्स ऑन ये वाली कब तक पढ़ाकर खत्म होती है। ठीक है। टारगेट तो है मेरा कि 10 साढ़े 10 तक ये वाली भी अपलोड कर ही दूं। ठीक है, तो जिनका पेपर होगा एंड जिनको ऐसे नोट से पढ़ना पसंद है वो बच्चे पढ़ लेंगे। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह वाला जो पार्ट है वो तो इस वाली वीडियो में नहीं कवर होगा, उसके लिए अलग से पार्ट 2 आएगी। ठीक है। सो अभी हमने डेटा मॉडलिंग पढ़ी थी कि क्या होता है। अब अरे बहुत भारी ब्रश हो गया। अब डेटा मॉडलिंग में अलग अलग तरीके की डेटा मॉडलिंग्स होती थी, जैसे कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग, ये सारी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल डेटा मॉडलिंग में, हमने पढ़ ली थी याद है। कॉन्सेप्चुअल पढ़ी थी, लॉजिकल पढ़ी थी, इससे पहले वाले पार्ट पे नहीं देखी है तो पहले जाके वो वाला पार्ट देख के आ जाओ। एंड अगर तुम्हें पता है और तुम्हें आता है तो वेरी गुड, फिर कोई जरूरत नहीं है उस वीडियो को देखने की। ना रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? जो रिलेशंस बताएगा। तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या करता है? रिप्रेजेंट द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में हम अज्यूम कैसे करते हैं कि ये जो डेटाबेस है ना, इसमें बहुत सारे रिलेशंस है। अब रिलेशंस क्या होते हैं? कुछ नहीं। यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस में समझो, रिलेशन एक तरह का टेबल है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है। ठीक है। रिलेशन इज अ टेबल ऑफ वैल्यूज, जहां पर हर रो टेबल की रिप्रेजेंट करेगी कुछ डेटा को। ठीक है। हर रो यहाँ पर कोई डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। दीज रोज इन द टेबल डिनोट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, और ये जो टेबल होगा यहाँ पर ये जो भी वैल्यूज होंगी ये कहीं ना कहीं कुछ रियल वर्ल्ड एंटिटीज होंगी। The data is represented as a set of relations. In the relational model, data as are stored as tables. अगर मैं रिलेशनल मॉडल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ये जो टेबल्स होते हैं हमारे पास, इन्हीं के अंदर डेटा स्टोर होता है और इन्हीं को हम रिलेशनल डेटा मॉडल्स बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ आ गया। अब रिलेशनल मॉडल्स के आगे हम पढ़ते हैं रिलेशनल मॉडल्स में क्या क्या चीजें होती है। पहला होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है। अगर मैं टेबल के टर्म्स में एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो इनको हम क्या बोलते हैं? जैसे जो भी चीजें एंटिटी के बारे में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता रही है उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे अगर कोई रोल नंबर बता रहा है, एट्रीब्यूट है रोल नंबर, तो उसको कैसे लिख देंगे? स्टूडेंट रोल नंबर या फिर नेम, ये एक एट्रीब्यूट हो गया। अब टेबल्स क्या होता है? रिलेशनल मॉडल्स में हम टेबल्स को यूज करते हैं। तो जो टेबल रिलेशनल मॉडल होता है वहां पर रिलेशंस को टेबल के फॉर्मेट में लिखा जाता है। इट इज स्टोर्ड अलोंग विद इट्स एंटिटीज। तो टेबल कुछ इस तरीके से होगा। एट्रीब्यूट यहाँ पर ऊपर एंटिटी हो गई कि मैं स्टूडेंट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है। और सपोज मैं उसकी नेम बता रही हूँ तो नेम एक एंटिटी हो गई। ऐसे अभी आएंगे, अभी देख लेना। मतलब स्टूडेंट एक एंटिटी हो गई, नेम एक एट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से तो हमारा टेबल्स बनता है। फिर टपल्स क्या होते हैं? वो टेबल, रिलेशनल मॉडल में वो टेबल जिसमें सिर्फ सिंगल रो है उसको हम टपल्स बोलते हैं। रिलेशनल स्कीमा क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट इसकी डेफिनेशन देख लो। एक रिलेशनल स्कीमा रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट। अपने एट्रीब्यूट के साथ नेम ऑफ द रिलेशन, उसको रिलेशन स्कीमा बोलते हैं। डिग्री क्या होती है? डिग्री होगी, अगर मतलब अगर तुम्हारे पास सपोज कोई ईआरडी डायग्राम आ गया या रिलेशनल डायग्राम आ गया और तुम्हें बोला कि इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्रीज क्या होती है? जितने भी किसी रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, उनको हम डिग्री बोलते हैं। कार्डिनैलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज जो किसी टेबल में प्रेजेंट होती हैं। कॉलम तो तुम्हें पता ही होगा। कॉलम्स क्या बताते हैं? ये जैसे एक कॉलम है तो कॉलम में तुम्हारे एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं। ये वाला कॉलम है, कॉलम में एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं। फिर आता है रिलेशन इंस्टेंस, रिलेशन की एंड एट्रीब्यूट डोमेन। रिलेशन इंस्टेंसेस, रिलेशन इंस्टेंस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल्स इन द आरडी बीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब वही रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल इंस्टेंसेस नेवर हैव डुप्लीकेट टपल्स। तो रिलेशनल इंस्टेंसेस एक फाइनाइट सेट होता है टपल्स का। टपल्स मतलब रोज का। तो रिलेशनल इंस्टेंस एक फाइनल सेट है रोज का इन आरडीबीएमएस।
रिलेशनल इंस्टेंसेस कभी भी डुप्लीकेट टपल्स नहीं हो सकते। मतलब ये एक टपल था, रो थी, ठीक है, ऐसी एक और रो बना दी, ऐसी एक और रो बना दी, तो ये रिलेशन इंस्टेंस हो गया। अब ये वाली रो और ये वाली रो सेम नहीं हो सकती है। उसके बाद एट्रीब्यूट डोमेन। एवरी एट्रीब्यूट हैज सम प्री डिफाइंड वैल्यू एंड स्कोप व्हिच इज नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। किसी भी एट्रीब्यूट के पास कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज होती है उस एट्रीब्यूट की, उसी को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड वैल्यू, एंड स्कोप होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये ऐसा रिलेशनल मॉडल होता है तुम्हारा। ये क्या होता है, इस तरीके से रिलेशनल मॉडल होता है। यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, इस टेबल मॉडल को रिलेशन मॉडल्स बोलते हैं। पहले जो हमने रेक्टेंगल वगैरह पढ़ा था वो एआईडी मॉडल होता है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेटस, ये सब दिख रहा है। इनको इनको हम बोलते हैं टपल्स। ये रोज है ना, रोज को टपल्स बोला जाता है। और ये होते हैं हमारे कॉलम्स, जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेटस, ये सारा कॉलम। मतलब ये वाली चीज रोज है और ये वाली चीज कॉलम्स है। रोज और कॉलम्स तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें प्राइमरी की पूछो तो प्राइमरी की क्या होती है, मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था। वो जो यूनिक होगी, जो जिसकी अलग अलग वैल्यूज नहीं होती, उनको प्राइमरी की बोला जाता है। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ, किसी की कस्टमर आईडी 1 है, अगर कस्टमर नेम गूगल है, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर आईडी गूगल की 2 नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर गूगल की कस्टमर आईडी नहीं नहीं, एक सेकंड, नेम तो अलग अलग हो सकता है। मानो अगर कस्टमर आईडी 1 थी गूगल की, तो 2 नहीं, तो कस्टमर आईडी 1 अमेजोन की नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो आईडीज होती है जो प्राइमरी की होती है, वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। देखो, रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लिमिट जैसे लग जाती है उसको कंस्ट्रेंट बोला जाता है। तो डीबीएमएस में कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, वो कंडीशंस जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए अगर मैं किसी भी रिलेशन को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। कुछ भी रिलेशन बना रही हूँ दो एंटिटीज के बीच में या दो टेबल्स के अंदर, है ना, तो उसमें एक वैलिड रिलेशन होना चाहिए। वो वैलिड रिलेशन कैसे चेक करते हैं बताऊंगी, बट वो रिलेशन होना चाहिए, उनको हम रिलेशनल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। दिस रिलेशनल कंस्ट्रेंट्स इन डीबीएमएस आर डिराइव्ड फ्रॉम द रूल्स इन द मिनी वर्ड दैट द डेटाबेस रिप्रेजेंट्स। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। कौन से तीन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डोमेन, की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ा, डोमेन, की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, डोमेन कंस्ट्रेंट कैन बी violated if an attribute value is not appearing in the corresponding domain or it is not of the appropriate data type। तो ये कंस्ट्रेंट कब मतलब वायलेट हो जाता है, अगर कोई एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू जो है वो डोमेन के अंदर नहीं आ रही है, तो ये डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा, ठीक है। किसी रिलेशन में अगर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू डोमेन के अंदर नहीं आ रही है तो डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा। तो डोमेन कंस्ट्रेंट किस पे लगता है, टपल्स पे। ये जो टपल्स होते हैं इनके अंदर डोमेन कंस्ट्रेंट लगता है, और जितने भी टपल्स होते हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें देखो, जैसे यहाँ पर एक है डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट में मैंने सपोज क्रिएट करा, डोमेन बनाया कस्टमर नेम। अब मैं चेक करूंगी कि कोई वैल्यू नल तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने एक डोमेन कंस्ट्रेंट लगा दिया कि मैं चेक कर रही हूँ कि कस्टमर नेम नल ना हो। तो डोमेन, ये डोमेन कहाँ पर लगा, मतलब ये कंस्ट्रेंट कहाँ पर लगा, टपल्स पे, रोज पे, एट्रीब्यूट्स पे। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने मांगा था कस्टमर नेम,
अब यहाँ पर लोग मुझे नेम लिख के दे रहे हैं अपना रो में, ठीक है। तो यहाँ मैंने डोमेन कंस्ट्रेंट लगा दिया। मैं चाहती हूँ कि ये रोज कभी भी एम्प्टी ना हो, सारी डिटेल्स भरी जाए। तो इसके लिए मैंने क्या डोमेन कंस्ट्रेंट लगाया कि चेक करना है कि वैल्यू नल ना हो, किसकी, जो भी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू जा रही है उसकी। उसके बाद आता है की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द की ऑफ द टेबल। मतलब वो एट्रीब्यूट जहां पर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए टपल इन अ रिलेशन, उसको हम बोलते हैं की ऑफ द टेबल। जैसे अभी समझना, समझ नहीं आ रहा, ये मेरे पास एक रिलेशनल टेबल है ना ये। अब इसमें क्या क्या है मेरे पास? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेटस। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर की एलिमेंट क्या होगा, ऐसे कौन सी चीज होगी जो यूनिक होगी एंड जो बार बार हम जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते? ये कस्टमर आईडी है। तो कस्टमर आईडी की है, की मिली। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे की कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं? वो जिसमें मेरे को कोई एट्रीब्यूट अगर की दे रहा है, ठीक है। एन एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द की ऑफ द टेबल। अगर मुझे कहीं पर भी की कंस्ट्रेंट्स, मतलब जब मेरे को मेरे टेबल के अंदर कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल दिख जाए तो उनको मैं टेबल का की बोलने लगती हूँ, ठीक है। मतलब यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं। अब अगला कंस्ट्रेंट कौन सा है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो अभी तक हमने कौन कौन से कंस्ट्रेंट पढ़े? दो कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करा था। अब आते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो Referential integrity constraint in DBMS are based on the concept of foreign keys। जैसे उसमें की बात हुई थी इससे पहले वाले में, है ना। की कंस्ट्रेंट में हमने की बात की थी कि जिसमें यूनिक आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स आ जाए रोस में, टपल्स में। तो वो तो हो गया मेरा की कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पर किसकी बात होती है? फॉरेन कीज की। फॉरेन की इज एन important attribute of a relation which should be referred to in other relationship. Referential integrity constraint state happens where relation refers to a key attribute of a different or same relation. However, that key element must exist in the table. यानी अब देखो क्या हो रहा है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट में की होती थी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में क्या होगा? अगर तुम्हारे पास एक की तुमने देख ली कि इसमें तुम्हारा यूनिक आइडेंटिफाइड है कस्टमर आईडी, तो ये तो तुम्हारा की कंस्ट्रेंट हो गया। अब जब तुम उसी को किसी और टेबल में यूज करो, दिस इज सेम एज जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। बस ये किस में हो रहा है? ये रिलेशनल मॉडल में हो रहा है, इसलिए हम इसका नाम लगा रहे हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ये जाके ये कस्टमर आईडी में यहाँ पर यूनिक चीज थी, इसको जब मैंने टेबल 2 में यूज करा तो ये मेरी यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट हो गई, क्योंकि ये इस वाले टेबल का डेटा था, डिक्लेयर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं, मतलब ये हमने यहाँ से क्या करा, ले लिया था। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। यहाँ से रिफर करा इसको, कस्टमर आईडी वगैरह को अपने टेबल में यूज करा, तो इसलिए इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अब फटाफट से मेरे को बताओ कितने टाइप के कंस्ट्रेंट पढ़े? रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट पढ़ा, और कौन सा कंस्ट्रेंट पढ़ा? की कंस्ट्रेंट पढ़ा, और डोमेन कंस्ट्रेंट पढ़ा, ठीक है। डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब अगर हम टपल्स में कुछ चीजें लगा दे रहे हैं कि वो नल नहीं हो सकता, या फिर वो इंटीजर ही होगा, है ना। ना मतलब क्या क्या आ सकता है डोमेन कंस्ट्रेंट में कि वो इंटीजर ही होगा, रियल नंबर होगा। ऐसे करके हम डोमेन के अंदर कुछ कुछ रूल्स लगा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशन इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल कुछ टेबल होता है एक टाइप का, ये तुम्हें पता चल गया। अब जो रिलेशनल मॉडल होता है, जैसे ये एक टेबल है, इसके अंदर भी हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे? इंसर्ट ऑपरेशन, नाम से पता है इंसर्ट मतलब एक नया रो ऐड करवा देना, उसको हम इंसर्ट बोल देंगे, इंसर्ट ऑपरेशन बोल देंगे, ठीक है। एक न्यू टपल ऐड करवा देने को हम क्या बोल देंगे?
इंसर्ट ऑपरेशन। उसके बाद आता है अपडेट। किसी चीज को अपडेट करना है, किसी की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब एग्जिस्टिंग वाले की वैल्यू चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था एप्पल इनएक्टिव है, या फिर मैंने डेटाबेस के अंदर वैल्यू डाली हुई थी कि इसने ना, इस पर्टिकुलर बच्चे ने अभी तक इसको लॉगिन नहीं करा है। अब मानो उसने लॉगिन कर दिया, अब मेरे को अपने डेटाबेस में चेंज करवाना है, तो मैं उसको कर दूंगी कि इसने लॉगिन नहीं करा था, अब मेरे को उसका लॉगिन करवाना है। तो यहाँ पर मैं कौन से कमांड का यूज करती हूँ? अपडेट। कौन सी कमांड का यूज करती हूँ? अपडेट। ठीक है, अपडेट ऑपरेशन करूंगी। उसके बाद डिलीट ऑपरेशन में क्या होगा? अगर रो ज्यादा है तो एक एलिमेंट कम हो गया डिलीट ऑपरेशन की मदद से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन से क्या हो सकता है? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, सपोज जैसे टेबल तो है ही, इसमें अलग अलग रिलेशंस भी दिए हुए हैं। अब इनमें से मेरे को किसी एक को सिलेक्ट करना है सिर्फ, और उसको प्रिंट करवाना है, तो मैं सिलेक्ट ऑपरेशन का यूज कर दूंगी। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो ये था पूरा कमांड जो कि हम रिलेशनल मॉडल पे लगाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की एडवांटेज क्या है? पहले तो ये बहुत सिंपल है ना? सिंपल सा है, क्लियर क्लियर सारा डेटा दिख रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इसका इंडिपेंडेंट है, किसी स्ट्रक्चर में डेटा को डालने की जरूरत नहीं है, इजी टू यूज है। ठीक है, टेबल्स ही है, एक रो होगा एक कॉलम होगा, बहुत नेचुरल सा है। क्वेरी कैपेबिलिटी मतलब ये हाई लेवल क्वेरी लैंग्वेजेस के लिए ज्यादा कंपैटिबल है, मतलब इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स डेटाबेस नहीं चाहिए। उसके बाद आता है डेटा इंडिपेंडेंसी, यानी कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस होता है ना, इसमें अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रो में चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, दूसरे वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेटा इंडिपेंडेंट है। और डिसएडवांटेजेस क्या होती है रिलेशनल मॉडल की? अगर पेपर में लिखने को आ गया, अगर आईपीओ वाला का मन कर गया कि वो इजी पेपर बनाएंगे, तो ये चीजें पूछ सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस बताओ, एडवांटेज बताओ रिलेशनल मॉडल की, या तुम्हें कुछ दे दिया बहुत बड़ा सा वो, क्या बोलते हैं कुछ इंग्लिश में बहुत बड़ा सा पैरा एंड उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशनल मॉडल बनाओ, ऐसा कुछ आ गया तो। सो डिसएडवांटेजेस क्या है रिलेशनल मॉडल की? फ्यू रिलेशनल डेटाबेसेस हैव लिमिट्स ऑन फील्ड लेंथ व्हिच कांट बी एक्सीड। देखो, अगर तुम रिलेशनल डेटाबेस बना रहे हो तो तुम्हें ऐसे प्रॉपर ऐसा थोड़ी है कि 100 टेबल्स बना दोगे, एक लिमिट होगी ना। तो इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस में एक लिमिट होती है जिसको तुम एक्सीड नहीं कर सकते। Relational database can sometimes become complex as the amount of data grows. Again, अगर amount of data ज्यादा है तो ये भी complicated हो सकता है। और अगर ये डेटाबेस इतना, मतलब रिलेशनल डेटाबेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ये आइसोलेटेड हो जाएगा और डेटा शेयर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब आगे मैं पढ़ा देती हूँ। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? हमने अभी कंस्ट्रेंट्स देखे थे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, कि इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है, मतलब और क्या चीजें हैं। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कुछ ऐसी कमांड्स मान लो या कुछ डेटा के अंदर ऑपरेशंस होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, जैसे इंसर्ट करना हो, किसी चीज को अपडेट करना हुआ, and other performances have to be performed in such a way that integrity is not affected। ठीक है, मतलब डेटा जो मेन है वो अफेक्ट ना हो, और जो सिर्फ चेंज करना चाहते हो वही हो। मतलब एट द एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट किसके लिए है? हमारे डेटा की अच्छी क्वालिटी के लिए, इंफॉर्मेशन ठीक रहे। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज यूज टू गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेज टू द डेटाबेस। मतलब ऐसा ना हो जाए कि गलती से मैंने डिलीट डाला और मेरा पूरा डेटाबेस ही उड़ गया। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है, उसको पूरा लॉस होने से बचाना होता है। तो इन सब के लिए आता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं? डोमेन कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और की कंस्ट्रेंट। की कंस्ट्रेंट मैंने थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाया भी था, डोमेन कंस्ट्रेंट भी तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब अभी ही पढ़ाया था। मैंने उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे आएगा। देन एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट किसके लिए होता है? इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर करने के लिए, संभाल के रखने के लिए ह- हम कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। अब कौन कौन से कंस्ट्रेंट होंगे? डोमेन, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल एंड की कंस्ट्रेंट, इनको याद रखो।
एंड आई विल सजेस्ट एक क्विक नोट्स ना अपने बनाते चलो साथ साथ में, ठीक है। एंड सेम्स में तो तुम बनाते हो, पर यहाँ पर भी मिड सेम्स में भी बनाते रहो। तो देखो, अब डोमेन कंस्ट्रेंट दोबारा आ गया। तो अब डोमेन कंस्ट्रेंट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम चेक करेंगे कि किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं चाहूंगी कि अगर मैं एज में डाल रही हूँ, मैंने लिखा एज, तो यूजर उसमें हमेशा एक नंबर ही डाले, राइट, एक इंटीजर डाले। तो इसमें मैं डेटा टाइप बताऊंगी डोमेन का कि इसके अंदर इंटीजर दो सिर्फ मुझे। अगर कोई ऐसी चीज है जैसे एड्रेस है, एड्रेस के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है, ये सब चीजें आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वैसा डोमेन दूंगी, ठीक है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? द डेटा टाइप्स ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेटा, करेंसी वगैरह। तो डेटा टाइप तो ये सब आएगा डोमेन के अंदर। अब मेरे को अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए तो मैं वो एक स्पेसिफिक डाल सकती हूँ। जैसे मानो अभी मैंने एज मांगी थी बच्चों की, अब मेरे को किसी ने डेटा में डाल दिया कि एज है ए, तो मैं क्या करूंगी? मैं चेक करूंगी डोमेन कंस्ट्रेंट की मदद से कि क्या यहाँ पर मेरे को कैरेक्टर आना चाहिए था। अगर नहीं आना चाहिए था तो ये इसका दिया हुआ डेटा इनवैलिड है। तो इस तरीके से हम पता लगाएंगे डेटा वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये हो गया डोमेन कंस्ट्रेंट। फिर आता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जो प्राइमरी की है भाई उसके अंदर वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो जो भी तो मेरा प्राइमरी की है, जैसे मानो अगर मैं यहाँ पर बना दूं वाइट कलर के, इधर इधर ये रहा ना, हाँ, मानो इधर मैं बना दूं आईडी के अंदर मैं कोई वैल्यू ही ना दूं, आईडी के अंदर कोई वैल्यू ही ना दूं, और मेरा डोमेन कुछ इस तरीके का मेरे पास हो जाए, सॉरी नॉट डोमेन, मेरी आईडी कुछ इस तरीके की मेरे को हो जाए। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या करता है? जो डोमेन कंस्ट्रेंट होता है वो एट्रीब्यूट्स को देखता है। एंटिटी कंस्ट्रेंट क्या करेगा? प्राइमरी को देखेगा, प्राइमरी की आईडी है क्योंकि वही यूनिक होगी। अब उसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मॉर्गन दे रखा है, एट्थ दे रखा है और एज दे, मतलब ये सारी डिटेल्स तो है, पर ये क्या है, प्राइमरी की के अंदर तो वैल्यू है ही नहीं। तो एंटिटी इंटीग्रिटी क्या करेगा? एंटिटी को चेक करेगा। वो देखेगा कि एंटिटी इंटीग्रिटी में जो प्राइमरी की वैल्यू है वो कभी नल नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो उसको इनवैलिड बताएगा। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रोज इन रिलेशन, एंड इफ द प्राइमरी की हैज अ नल वैल्यू देन वी कांट आइडेंटिफाई दोज रोज। ये सब समझ आ रहा है, एंटिटी रिलेशन और ये सब। यहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पर प्राइमरी की इन्होंने नल दी हुई है, ठीक है, देख लेना, समझ आ जाएगा। अब मैं आगे पढ़ाती हूँ तुम्हें। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, तो हमने अभी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की बात की, डोमेन कंस्ट्रेंट की बात करी। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन टू टेबल्स, मतलब ये दो टेबल से मिलके बनता है। इसमें मैंने तुम्हें प्राइमरी की और फॉरेन की बात की थी। तो जो एंटिटी होती है उसमें जो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है उसमें हम किसको देखते हैं? प्राइमरी की को। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में हम किसको देखते हैं? फॉरेन की को। यानी कि देखो इसका मतलब क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का? देखो, a referential integrity constraint is specified between two tables, and in the referential integrity constraint if a foreign key in table 1 refers to the primary key of table 2, मतलब ये मेरा टेबल 1 है जिसके अंदर की जो प्राइमरी की है वो टेबल 2 की कोई फॉरेन की है, मतलब जब प्राइमरी की, एक टेबल की प्राइमरी की को अगर मैं दूसरे टेबल में यूज करूँ तो वो फॉरेन की हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इन टेबल 1 मस्ट बी नल और बी अवेलेबल इन टेबल 2। तो या तो फिर जितनी भी वैल्यूज फॉरेन की है टेबल 1 के अंदर वो नल होनी चाहिए या फिर टेबल 2 में अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो ये एग्जांपल देखो। अब मैं यहां से समझाती हूँ, देखो क्या हुआ। यहाँ पर प्राइमरी की थी तुम्हारी टेबल में 11, 24 और 13। अगर ये सेम टेबल कहीं पर जाके फॉरेन की बन रहा है, कहीं पर जाकर डेट ऑफ बर्थ फॉरेन की बन रहा है, तो इसके अंदर 11 वैल्यू आई, ठीक है, 24 आई, ठीक है, 13 आई, ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू प्राइमरी की में थी। पर यहाँ पर एक नई वैल्यू, नया डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट नंबर जुड़ा 18, तो यहाँ पर 18 इसमें नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 18 है ये अलाउड नहीं होगा।
तो इसीलिए ये क्यों नहीं होगा, कंस्ट्रेंट की वजह से, कंस्ट्रेंट की वजह से ये 18 यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी की में नहीं था। तो ये जो डी नंबर 18 है इज नॉट डिफाइंड एज अ प्राइमरी की, प्राइमरी की नहीं है टेबल 2, तो इस वजह से ये फॉरेन की में भी नहीं डिफाइन होगा। समझ आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं और मैं बहुत फटाफट पढ़ाती हूँ कि कंस्ट्रेंट कीज आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट यूनिकली। मतलब कीज क्या होंगे, एंटिटी सेट के अंदर वो चीजें जिनकी मदद से हम एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करें उनको की बोलते हैं। तो जिस भी टेबल में एंटिटी होती है वो हमारा की कंस्ट्रेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर इसमें कंस्ट्रेंट क्या होगा कि कोई भी की दोबारा से ना रिपीट हो रही हो। जैसे ये 1002 है और 1002 है, अब यहाँ पर 1002 पे लियोनार्डो है और यहाँ पर मॉर्गन है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कॉज ऑफ अवर की कंस्ट्रेंट। ठीक है। मैपिंग, मैपिंग क्या होता है? Entity relationship diagram to a logical data model, you need to perform the following steps। अगर हमें ERD बनानी है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं? सबसे पहले एंटिटीज और रिलेशनशिप्स का पता लगाना होगा, हर चीज का कि कौन कौन सी एंटिटीज बनेंगी, देन उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये सारी चीजों का पता लगाना होता है। फिर ER डायग्राम की मैपिंग करने के लिए हमें टेबल्स बनाने होते हैं एंटिटी के थ्रू, है ना। फिर टेबल्स के रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं और डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है, टेबल को शॉर्ट करना होता है, रिडंडेंसी हटानी होती है, ये सारी चीजें करनी होती है। ठीक है। फिर इसमें कंस्ट्रेंट्स लगाने होते हैं, जैसे की कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट और मैपिंग करनी होती है। ठीक है। कार्डिनलिटी मैपिंग करनी होती है। मैंने तुम्हें मैपिंग बताई थी, 1:1 मैपिंग, है ना। ये 1:1 रिलेशन है, मेनी टू वन रिलेशन है। देखो ये क्या है, ये वाले नोट्स, ये नोट्स का सिंपल सा मतलब ये है कि ईआर मॉडल हम बनाते कैसे, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो तुम्हें पता है, तुम बना बना के लिख दोगे। ठीक है। तो जो चीजें नहीं पता वो पढ़ानी चाहिए मुझे। अरे ये शिफ्ट क्यों हो जाता है बार बार? ओह, जम इधर। ठीक है। तो मैपिंग क्या होती है? देखो मैपिंग का मतलब क्या होगा कि कार्डिनलिटी कितनी होती है। अब देखो, एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है, ये वाली चीज मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई हुई थी। ठीक है। कि एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। ये जो होता है ना रिलेशनशिप्स दो एंटिटीज के बीच में, इन्हीं को मैपिंग बोलते हैं। बाइनरी बाइनरी अरे बाइनरी रिलेशनशिप विथ वन वन कार्डिनलिटी विथ टोटल। ठीक है। तो अब बाइनरी रिलेशनशिप क्या होता है? वन वन वाला, यानी कि एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट है। अब आगे मूव करते हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या होगा कि अगर देखो मेरे पास ऐसी कोई एंटिटी आ गई और मेरे को इसका ना मैपिंग बनानी है प्रॉपर, मैपिंग के लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं। तो पहले कन्वर्ट करना है हर एंटिटी को रिलेशनशिप टेबल्स में। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज है? पर्सन था और पासपोर्ट था और हैज था। ठीक है। कि पर्सन हैज पासपोर्ट। अब पर्सन के लिए मेरे को पर्सन की आईडी चाहिए और कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट नंबर चाहिए और अदर पासपोर्ट एट्रीब्यूट्स होंगे। अभी मैं तुम्हें मैपिंग करना ना सिखा रही हूँ। ठीक है। अब मानो पर्सन की अलग अलग आईडीज है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पासपोर्ट की भी अलग अलग आईडीज है, पासपोर्ट 1, पासपोर्ट 2। तो यहाँ पे देखो इसकी मैपिंग कैसे होगी, इसकी मैपिंग कैसे होगी। यहाँ पर तुमने देखा कि पर्सन के लिए, क्योंकि वन वन मैपिंग है, पर्सन की आईडी चाहिए, पासपोर्ट नंबर चाहिए और यहाँ पर हैज वाली चीज आ गई। अब जब मैपिंग करनी है तुम इन सब टेबल्स को कंबाइन कर दोगे, जितने भी बने इन सारे टेबल्स को कंबाइन कर दोगे। तो कंबाइन करा, कुछ ऐसा तुम्हें मिलेगा, पर्सन की आईडी, उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट होंगे और पासपोर्ट का नंबर और कुछ एट्रीब्यूट होंगे। इस तरीके से तुमने जब इनको कंबाइन करा टेबल्स को, तो इसको हमने बोला मैपिंग। और कंबाइन किसके बेसिस पे करा? रिलेशनशिप्स के बेसिस पे कि ये वन वन था, एक पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे पर एक ही पासपोर्ट होगा। ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो हमने केस 1 पढ़ लिया था, अब केस 2 पढ़ते हैं। बाइनरी रिलेशनशिप विद वन वन कार्डिनलिटी एंड अ पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ एंटिटीज। मानो अब ऐसा कुछ है जहां पर मुझे मैपिंग करनी है, बट देयर आर चांसेस कि वन वन ही है वैसे तो, पर ट्रू भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मानो मैंने एक साइड मेल बनाया और एक रिलेशन बनाया मैरी का, और इधर
फीमेल बना दी। अब देयर आर चांसेस कि मेल्स की या तो शादी हो चुकी होगी या फिर नहीं होगी। सेम विद फीमेल्स। तो इनका अगर मुझे मैपिंग करना है तो मुझे इस रिलेशनशिप को पहले तो टेबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने टेबल में इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि मेल है और फीमेल है, मेल की आईडीज है और यहाँ पर मेल का एट्रीब्यूट है, और यहाँ पर फीमेल की आईडीज है और यहाँ पर फीमेल का एट्रीब्यूट है। अब मानो यहाँ पर रिलेशन है कि मेल 1 था, उसकी शादी हो गई फीमेल 2 से, और मेल 2 की शादी हो गई फीमेल 1 से। पर यहाँ पर मेल 3 की शादी हुई है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो मैरी वाला रिलेशनशिप है इसको तो मैं डायरेक्ट लिख ही नहीं पा रही, क्योंकि ये मैरी वाले में जो मेल 3 है उसकी तो शादी नहीं हो पाई है। हम पहले क्या कर रहे थे, जब 1:1 होता है हम दो टेबल्स को बनाकर कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1:1 मैपिंग होती है और इसी तरीके से हम मैपिंग को करते हैं। पर जब यहाँ पर मेरे पास कंप्लीटली 1:1 तो है, पर हर कोई नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी है जिनकी शादी ही नहीं हुई है, मतलब एक मेल एक औरत से ही शादी करेगा पर शादी हुई ही नहीं है। इस केस में हम टेबल्स को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे जिन मेल्स की शादी हुई है। इसमें हम कंबाइंड टेबल नहीं बनाएंगे, हमने वो मेल्स लिख लिए दैट आर मैरिड, उनका मेल एट्रीब्यूट डाला, एंड जिनके साथ उनकी शादी हुई है वो फीमेल एट्रीब्यूट्स डाले, एंड देन फीमेल आईडी बनाई और अगेन फीमेल एट्रीब्यूट्स डाल दिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बनाते हैं 1:1 पार्शियल वाले को, ठीक है। उसके बाद आता है बाइनरी रिलेशनशिप विद n:1 कार्डिनैलिटी, मतलब कि जैसे मेनी टू वन वाली कार्डिनैलिटी के लिए कि हम किस तरीके से मैपिंग करते हैं। मैंने मुझे स्टूडेंट्स दे रखे हैं और कोर्सेज दे रखे हैं, तो मेनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन अ सिलेक्टिव पर्टिकुलर कोर्स। तो इसका अगर मेरे को ऐसे में टेबल बनाना है या फिर उसको मैप करके दिखाना है तो मैं क्या करूंगी। देखो सबसे पहले टेबल कैसे बनेगा, मैंने बना दिया स्टूडेंट। सबसे पहले तो क्या लिखना है तुम्हें यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, एंटिटी। उसके बाद आईडीज लिख दी, एट्रीब्यूट लिख दिया। फिर रिलेशन क्या है, इनरोल हो रहा है। जैसे स्टूडेंट 1 कोर्स 1 में एनरोल है, स्टूडेंट 2 कोर्स 2 में एनरोल है, स्टूडेंट 3 भी कोर्स 1 में एनरोल है, फिर स्टूडेंट 4 भी कोर्स 1 में एनरोल है। तो मैनी टू वन मैपिंग है और यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा हुआ है और उसके एट्रीब्यूट्स है। अब जब मुझे इसको मैपिंग करके एक कंबाइंड टेबल बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसका कुछ इस तरीके का टेबल बने। तो इस टेबल से क्या समझ आ रहा है, एज वी कैन सी फ्रॉम टेबल 6, ठीक है, ये टेबल 6 था। हम इससे देख रहे हैं कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आईडीज रिपीट नहीं हो रही है एनरोल टेबल में। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ की ऑफ एनरोल टेबल्स। बोथ स्टूडेंट एंड एनरोल टेबल्स की इज सेम, एनरोल टेबल और स्टूडेंट दोनों की सेम है। यहाँ देखो, ये जो स्टूडेंट है, यहाँ पर एनरोल एक रिलेशन था, तो स्टूडेंट की एनरोल की तो सेम है यहाँ पर, है ना, रिलेशन वाले की स्टूडेंट की एनरोल की तो सेम है। तो जब मैं इसको बनाऊंगी, इसकी मैपिंग करूंगी, तो मैं क्या कर दूंगी, ये बना दूंगी स्टूडेंट को किसके साथ मैप करूंगी, उसकी एनरोल की के साथ, क्योंकि वो सेम है। और एनरोल जो बचा हुआ एनरोलमेंट आईडी थी उसके साथ मैं अदर इलेक्टिव कोर्स एट्रीब्यूट्स को मैप कर दूंगी। ये समझ आ गया। यहाँ पर देखो दोबारा से, जो स्टूडेंट था और एनरोल ये था रिलेशन था। अब जैसे स्टूडेंट 1 है तो वो एनरोल 1 के साथ हुआ है, स्टूडेंट 2 एनरोल 2 के साथ हुआ है, तो स्टूडेंट और एनरोल की सेम है, ठीक है। तो मैंने जब ये वाला रिलेशन बनाया, क्योंकि मैनी टू वन, ठीक है, तो यहाँ पर एनरोलमेंट आईडीज है और इनकी सेम है, स्टूडेंट 1 एनरोलमेंट एनरोल आईडी 1 ये सब सेम है। और उसके बाद इलेक्टिव कोर्सेज, तो यहाँ पर कोर्सेज के आईडी अलग है, तो हमने कोर्सेज को अलग से कंबाइन कर दिया। स्टूडेंट और एनरोल आईडी सेम थी, इसको मैंने एक ही बना दिया। ये होता है मैनी टू वन मैपिंग में। मैनी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को किसके साथ कंबाइन करा, मैप करा एनरोल आईडी के साथ, और ये जो इलेक्टिव आईडी थी उसके साथ इलेक्टिव कोर्स एट्रीब्यूट बना दिया। अब आगे चलते हैं। फोर्थ केस क्या होता है, स्टूडेंट आईडी भी बहुत सारी है, कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, ऐसा वाला रिलेशन है, मतलब मैनी टू मैनी रिलेशन है। तो इसके लिए किस तरीके से मैपिंग की जाती है, किस तरीके से टेबल बनता है, यहाँ पर देखो। यहाँ मैंने बनाया कि सपोज स्टूडेंट है, कंपल्सरी कोर्सेज है और एनरोलमेंट वाला इसका रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स के लिए आईडीज बना दी 1 2 3 4 और अदर एट्रीब्यूट सेट कर दिए। और
कंपलसरी कोर्सेज बना दिए C1 C2 C3 C4 और कुछ अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट्स है, मतलब कंपलसरी एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है। अब रिलेशन देखते हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्सेज के बीच क्या रिलेशन होगा कि स्टूडेंट वन कोर्स वन के साथ एनरोल हो रहा है, स्टूडेंट वन यहाँ पर कोर्स टू के साथ भी एनरोल हो सकता है, स्टूडेंट थ्री कोर्स वन के साथ हो रहा है, स्टूडेंट फोर कोर्स थ्री के साथ हो रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि मल्टीपल स्टूडेंट सेम कोर्स में हो या एक स्टूडेंट एक ही कोर्स में हो, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है मेरे को, है ना। मुझे मैनी टू मैनी मैपिंग दिख रही है। अब जब मैनी टू मैनी मैपिंग में हमें क्या करना होता है, हमें सॉरी, यहाँ पर हाँ, मैनी टू मैनी मैपिंग में अगर टेबल जैसा बनाना है, इनको मर्ज करके कंबाइन करके, तो ये किस तरीके से कंबाइन होंगे देखो। As we can see from table 9, student ID and ये कोर्स आईडी बोथ आर रिपीटिंग इन एनरोल टेबल, मतलब ये सब भी टेबल में रिपीट हो रही है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन यूनिक यूनिक है। जैसे स्टूडेंट थ्री ये कोर्स थ्री के साथ भी है, स्टूडेंट थ्री कोर्स वन के साथ भी है। तो इसमें जब हम मैप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो इसको किस तरीके से मैप करेंगे, यहाँ पर देखो, स्टूडेंट के कीज कोर्स की कीज सब डिफरेंट है, तो ये वाले टेबल्स जो होते हैं मैनी टू मैनी वाले, ये मर्ज हो ही नहीं सकते। जब हम इनकी मैपिंग करेंगे, जो भी मेरे को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाया उसे मैंने टेबल्स बना दिए, बट फिर ये मर्ज नहीं हो सकते। तो आई गेस मैपिंग वाली चीज समझ आ गई होगी। नाउ आगे बढ़ाती हूँ मैं। अब ईईआर मॉडल, इनहैंस ईआर डायग्राम्स और लॉजिकल स्कीमा, ठीक है, लॉजिकल स्कीमा, अब हम इस पे पढ़ेंगे। तो इनहैंस ईआर डायग्राम्स के लिए फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई एंटिटीज। अगर इनहैंस ईआर डायग्राम बनाना होता था तो हमें एंटिटीज की जरूरत होती थी, फिर हम उसका जनरलाइजेशन करते थे, स्पेशलाइजेशन करते थे, ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। ऐड एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज को एट्रीब्यूट्स देते थे, ये सारी चीज होती थी। तो यहाँ पर तुम्हें एक एग्जांपल दे रखा है इनहेंस ईआर डायग्राम का। कैसा है ये, यहाँ पर तुम्हें बताया है कैंपस है, बहुत बड़ा है, अब कैंपस में इवेंट हो सकता है, कब होगा, टाइम, टाइप क्या है, रिलेशनशिप यहाँ पर दे दिया। उसके बाद ये गलत दिया है, रिलेशन ऐसे डायगोनल में होता है। फिर कैंपस इतना बड़ा है, उसके अंदर कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, फेयर्स हो सकता है, फेयर है तो थीम क्या होगा, चैरिटी कितनी आई, ये सब मानो एंटिटीज है, ये वाली एंटिटीज है और ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। ऐसा तुम्हें कुछ इनहेंस्ड सा करके दे दिया है। अब देखो, जब हमें क्वेश्चन आए कि ईईआर डायग्राम को हम रिलेशनल स्कीमा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम। इसको देखेंगे अभी किस तरीके से ईआर डायग्राम को वी कैन कन्वर्ट इनटू अ स्कीमा। मेरे को एक पर्सन दिया, जैसे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से क्या दिख रहा है, एंटिटी है पर्सन, पर्सन की आईडी, नेम और एज, और स्टूडेंट है, स्टूडेंट की सीजीपी समथिंग है, एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की सैलरी है। ऐसा करके मेरे पास एक ईआर डायग्राम है। तो अभी मैं ये वाली वीडियो अभी पोस्ट कर देती हूँ। थोड़ी देर में अगली वीडियो आएगी जहां पर हम करेंगे इनहेंस्ड ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल स्कीमास, वो पार्ट 2 होगी। एंड उसके बाद अगर उसी में हो जाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन कर दूंगी मैं उसी वाली वीडियो में। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस, एंड दूसरी वाली वीडियो में फटाफट से अपलोड अपलोड कर देती हूँ बनाकर, तब तक ये वाली देखो। बाय।